नमस्कार। मनुश्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी पीवाईक्यूज है और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आपको आलेख विधि के प्रयोग से इसको हल करना है। आपको उद्देश्य फलन का अधिकतम मान बताना है, ठीक है ना। और आपको प्रतिबंध दे रखे हैं और आपको ऋणात्मक प्रतिबंध भी दे रखे हैं। तो इसे हल करने के लिए आपको यहाँ पे जो प्रतिबंध दे रखे 2x + 5y, तो यहाँ पे केवल इक्वेशन काम में लेनी है, इक्वल वाला चिन्ह काम में लेना है। और एक है x + y इक्वल में 45, इससे भी 2 पॉइंट और उससे भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे। x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे x अगर 0 रखेंगे तो y 45 आ जाएगा, y अगर 0 रखेंगे तो x 45 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों लाइन, ये दोनों लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो इंटरसेक्ट पॉइंट भी हमें चाहिए। तो यहाँ पर जैसे इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन सेकंड को 5 से गुणा कर लेंगे। और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ आएगा -3x, यहाँ आएगा -45, x की वैल्यू आ जाएगी 15। अगर x का मान 15 है तो किसी भी एक इक्वेशन में x का मान रख दो। यहाँ x का मान 15 रखेंगे तो y का मान 30 आ जाएगा, ठीक है ना। x का मान 15 है तो y का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, अब आपको ग्राफ बनाना है। अच्छा, ग्राफ में आपको जो पॉइंट लेने हैं, एक तो 0 और 36 लेना है, और 0 90 है, x का मान 90 है। x का मान 0, y का मान 36 है। और इन दोनों को मिलाएंगे, ऐसे ही उस लाइन का ग्राफ बनाएंगे। x का मान 45 है और एक बार x का मान 0, y का मान 45, और इसको भी मिलाएंगे तो एक दूसरी लाइन बनेगी। इसके अलावा अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा एरिया यहाँ पे शामिल होता है। सबसे पहले अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ओरिजिन है वो एक साइड में, दोनों लाइन से ओरिजिन ही रखो यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे x और y की वैल्यू मैं 0 0 रखूंगा, तो 0 + 0 है वो लेस देन इक्वल टू 180। इसका मतलब ये है कि ग्राफ है वो 0 की तरफ आएगा, दोनों ही लाइन का, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वाली लाइन है वो आपकी x + y लेस देन इक्वल टू 45 है, और ये वाली लाइन है वो है 2x + 5y 1। तो इन दोनों के जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ ही आएंगे, ठीक है।
जैसे यहाँ पर, और उन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो यहीं पे होगा, ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन पार्ट होगा यहाँ पे। कारण क्या है, इनको भी देखेंगे कि x और y है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ भी नीचे की तरफ आएगा, इसका ग्राफ भी नीचे की तरफ ही आएगा, ठीक है। और इन दोनों का जो कॉमन होगा वो यही वाला हिस्सा होगा, यही वाला हिस्सा होगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ कई पॉइंट आपको जो समझने चाहिए। सबसे पहले तो ये बाउंडेड है, सबसे पहले तो ये क्या है, बाउंडेड है। और इस एरिया में जिसे हम क्या कहते हैं, सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। इस सुसंगत क्षेत्र में जितने भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट है वो इनको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हर एक पॉइंट यहाँ पे सॉल्यूशन है, जिसे हम कहते हैं सुसंगत है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट है। ध्यान ये रखना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल के चिन्ह है, इक्वल के चिन्ह है, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ में इस लाइन के पॉइंट भी शामिल है। और ध्यान रखना, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है 15 और ये पॉइंट कौन सा है, 15 30। इस प्रकार यहाँ आपको क्या समझना है कि इस सुसंगत क्षेत्र का प्रत्येक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, जिसे हम कहते हैं सुसंगत है, सुसंगत है। साथ में इन लाइनों के ऊपर जो इसको बाउंड कर रही है, ठीक है ना, इसकी जो बाउंड्री है इस एरिया की, इसकी बाउंड्री की जो लाइन है उस लाइन का भी प्रत्येक पॉइंट यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन हम बात करें इन कॉर्नर की, देखो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ठीक है ना। ये जो कॉर्नर है इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, चरम बिंदु। क्या कहते हैं, चरम बिंदु। समझना, ये सभी पॉइंट सॉल्यूशन है, उसमें ये पॉइंट भी सॉल्यूशन में ही शामिल है, लेकिन ये स्पेशल नाम है इनका। जो कॉर्नर पे है उन्हें हम कहते हैं आधारी सुसंगत हल, आधारी सुसंगत हल, ठीक है ना। समझना, यहाँ पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो कॉर्नर है, इन कॉर्नर पे जो सॉल्यूशन है वो कहलाते हैं आपके आधारी सुसंगत हल, आधारी सुसंगत हल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 पॉइंट की, ठीक है ना। समझना, यहाँ पर हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं, एक तो बात करें सुसंगत हल, और एक बात कर रहे हैं हम आधारी सुसंगत हल, और हम बात करेंगे इष्टतम हल, ठीक है ना। तो सुसंगत हल है वो तो प्रत्येक बिंदु पर है जो क्षेत्र में है, ठीक है ना, जो प्रत्येक सुसंगत सुसंगत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर है, ठीक है ना। लेकिन आधारित सुसंगत हल कहाँ पर है, कॉर्नर पर, कॉर्नर पर, ठीक है ना, कॉर्नर पर, जिसे हम कहते हैं चरम बिंदु। क्या कहते हैं, चरम बिंदु। अब ध्यान देना यहाँ पर वापस, ये जो इसके कॉर्नर है, ये इसके जो कॉर्नर है, ये वाला 0 36 15 30 और 45 0 और 0 0, ये सब इसके चरम बिंदु है। लेकिन इन चरम बिंदु पर, इन चरम बिंदु पर इस z का अधिकतम मान या कई बार न्यूनतम पूछते हैं, प्रॉफिट की बात है तो अधिकतम पूछ लेते हैं, और लागत की बात होती है तो न्यूनतम पूछ लेते हैं, ठीक है ना। इन कॉर्नर पॉइंट या फिर कह दो चरम बिंदु पर, इन चरम बिंदुओं में ही किसी बिंदु पर अधिकतम या न्यूनतम मान भी आता है, या फिर कह दो यहाँ पर कि इन आधारित सुसंगत हल में ही, हाँ, आधारित सुसंगत हलों में ही या चरम बिंदु पे जो सॉल्यूशन आते हैं उन्हीं में ही इष्टतम हल भी आपको देखने को मिलते हैं, इष्टतम हल भी आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब चरम बिंदु ही वहां पर इष्टतम हल का आंसर देता है, लेकिन प्रत्येक चरम बिंदु इष्टतम नहीं होता है। कहने का क्या मतलब है, ऐसा थोड़ी है इन चारों पॉइंट पे अधिकतम मान आ रहा हो या इन चारों पॉइंट पे न्यूनतम मान आ रहा हो, किसी एक पॉइंट पे अधिकतम होगा, 2 पे होगा, लेकिन सभी पे नहीं होता।
ठीक है ना, सभी पे नहीं होता। तो ये समझना है यहाँ पर कि इष्टतम हल चरम बिंदुओं पर ही मिलते हैं, चरम बिंदु पर ही मिलते हैं, लेकिन लेकिन प्रत्येक चरम बिंदु इष्टतम नहीं होता, इष्टतम नहीं होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, इनको याद रखना है। तो सुसंगत हल वापस रिवाइज कर दूं, आगे के 2-3 क्वेश्चन यही हल हो जाएंगे आप। सुसंगत हल, तो जो आपका सुसंगत क्षेत्र होता है, फिजिबल रीजन होता है, उस रीजन में जितने भी पॉइंट होते हैं, उन लाइनों पे जिसके द्वारा ये बाउंड्री बनी हुई है, उन लाइनों पे भी जो पॉइंट होते हैं, वो सभी के सभी पॉइंट सुसंगत हल होते हैं, सुसंगत हल होते हैं। ठीक है ना। फिर मैं बात कर रहा हूँ कॉर्नर की, तो कॉर्नर को हम कहते हैं चरम बिंदु, और चरम बिंदु पे जो सॉल्यूशन आते हैं उन्हें कहते हैं आधारी सुसंगत हल, आधारी सुसंगत हल। और इन्हीं कॉर्नर पे अधिकतम और न्यूनतम मान भी हम देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं इष्टतम हल। का मतलब चरम बिंदु पे ही इष्टतम हल होते हैं, लेकिन प्रत्येक चरम बिंदु इष्टतम नहीं होता है। ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। हाँ जी, हमें क्या करना है, इन सभी पॉइंट पे, इन सभी पॉइंट पे, इस पे, इस पे और इस पे वैल्यू चेक करनी है। ठीक है ना। तो पॉइंट क्या अपने पास, पॉइंट है अपने पास में 36 है, 15 30 है, 45 जीरो है, और एक जीरो जीरो भी है। अच्छा, वैल्यू किसकी निकालनी है, 2000 गुणा एक्स प्लस 3000 गुणा वाई। ठीक है ना, ये सभी एक्स वाई है, ये सभी क्या है, एक्स वाई है। चलो, अगर एक्स का मान 0 लेंगे तो ये 0, और ये 36 थी 108। हमें मैक्सिमम देखना है। ठीक है ना, हमें मैक्सिमम देखना है, इसके आधार पे तो ये आ गया। इस 15 और 30 के हिसाब से देखें तो 15 गुना 2 30, प्लस 30 गुना 30 90, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 45 पे देखेंगे, 45 गुना 2 90, और ये हो जाएगा y की वैल्यू 0 है, और ये तो 0 0 ही है, तो 0 प्लस 0। तो आपको अधिकतम देखना है, आपको अधिकतम यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा होगा, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, वो आपको साफ साफ नजर आ रही होगी। मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये, मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा अधिकतम मान है। ठीक है ना, अधिकतम मान है, इसका मतलब मैं ये कह देता हूँ, यहाँ पे इष्टतम हल है वो 15 30 है, यही आपका इष्टतम हल है, इष्टतम है 15 30 है। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना। इन चरम बिंदु में ही कोई बिंदु है वो आपका इष्टतम होता है, लेकिन सभी नहीं होते हैं। इसमें कौन इष्टतम आया, ये हुआ है, क्योंकि इसके लिए अधिकतम मान आ रहा है, ये इष्टतम हो गया। अगर न्यूनतम पूछता तो किसी पॉइंट के लिए न्यूनतम होता तो वो इष्टतम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, आपका आंसर है 120 0 0 और 0। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आपको मैंने कई बातें यहाँ पे बताई है, ग्राफ से इसका आंसर तो सीख ही गए, लेकिन हमने कुछ पॉइंट है, सुसंगत, आधारित सुसंगत और इष्टतम हल, इनकी बातें की है। डायरेक्ट डेफिनेशन के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम। अच्छा, ये आपका असाइनमेंट का है, नियतन का है। कह रहा है नियतन समस्या में m पंक्ति की संख्या तथा n स्तंभों की संख्या है, तब सही कथन बताइए। क्या पंक्ति और स्तंभ है वो एक दूसरे से छोटे बड़े होंगे, क्या दो गुणा, क्या बराबर। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट है, हमेशा असाइनमेंट समस्या है, उसमें जो मैट्रिक्स बनती है टेबल की,
वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। कैसी मैट्रिक्स बनती है? स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है, ठीक है ना, नियतन समस्या में। इसमें नियतन असाइनमेंट प्रॉब्लम नियतन समस्या में स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। जबकि परिवहन, जबकि परिवहन समस्या की बात आए तो परिवहन समस्या में आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स भी बनती है और आपकी रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी बनती है, ठीक है ना। तो वहां स्तंभ और पंक्ति बराबर भी हो सकती है और दोनों नॉट इक्वल भी हो सकती है। तो परिवहन में दोनों वैलिड है, लेकिन नियतन समस्या में केवल स्क्वायर मैट्रिक्स वैलिड है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर, यानी कि m बराबर n होगा, m बराबर n होगा। और यहाँ ये दोनों पॉसिबल है, यहाँ ये दोनों पॉसिबल है। हाँ जी, ध्यान से समझना, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन है ना दोनों में। इसलिए कह देते हैं कि नियतन समस्या है वो परिवहन का ही एक विशेष स्थिति है, ठीक है ना। नियतन समस्या है वो परिवहन समस्या की एक विशेष स्थिति है, क्योंकि ये स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को कवर करती है, दोनों को होल्ड करती है, जबकि ये केवल स्क्वायर को होल्ड करती है। तो स्क्वायर इसी में से है ना, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, इसको भी याद रखना। किसी परिवहन समस्या को हल करते समय अपभ्रष्टता, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं समझाऊं। अपभ्रष्टता का मतलब रुकावट पैदा होना, ठीक है ना, ऐसे समझना आप। और रुकावट, ठीक है ना, किसी परिवहन समस्या को हल करते समय रुकावट आने का अर्थ क्या है? रुकावट आने का अर्थ एक ही है कि वहां पर सॉल्यूशन नहीं होगा, वहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान से समझना, और ऑप्शन को भी, और ऑप्शन उसको भी समझना। अच्छा, यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ पहला कि समस्या असंतुलित हो, देखो। फिर तीसरा ऑप्शन है कुल आपूर्ति बराबर कुल मांग हो, ये दोनों ऑप्शन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए। फिर चौथा ऑप्शन है आवंटन ऋणात्मक हो सकता है। आवंटन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ये ध्यान रखना है। आवंटन, या तो आवंटन नहीं होगा तो वहां जीरो हो जाएगा, या आवंटन होगा तो वो हमेशा धनात्मक ही होगा, हमेशा धनात्मक ही होगा, ठीक है ना। आवंटन हमेशा क्या होता है? धनात्मक। तो ये याद रखना भाई, आवंटन हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ये कह रहा है आवंटन ऋणात्मक होगा, तो ये बात ही गलत कह रहा है यार, चौथा ऑप्शन ही गलत है। तो समस्या असंतुलित और कुल आपूर्ति बराबर कुल मांग, ये ऑप्शन एक और तीन एक दूसरे से जुड़े हुए, ध्यान से समझना। जब सप्लाई बराबर डिमांड, सप्लाई बराबर डिमांड होता है, तो ये समस्या संतुलित परिवहन समस्या की शर्त है ये, तो ठीक है ना। संतुलित परिवहन समस्या की शर्त यही है कि जितनी सप्लाई उतनी डिमांड, जितनी आपूर्ति उतनी मांग बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये बराबर नहीं है तो वो असंतुलित हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका मतलब अगर सप्लाई बराबर डिमांड नॉट इक्वल है, इसका मतलब अनबैलेंस्ड, असंतुलित, असंतुलित परिवहन समस्या है, तो उसे फिर बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का बराबर होना ये स्पेशल कंडीशन होती है परिवहन समस्या के संतुलित होने की, और उसको सॉल्व करने के लिए बैलेंस होना ही जरूरी है वहां पे। तो इन दोनों का अपव्यवस्था से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। सप्लाई बराबर डिमांड का रिलेशन है बैलेंस से, अपव्यवस्था से नहीं है, ठीक है ना। तो रुकावट पैदा होने का मतलब है वहां संगत नहीं आएगा तो संगत हल नहीं होगी। इसका आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन, इसका आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। यदि आदेश समस्या का हल अपरिबद्ध है, यदि आदेश समस्या का हल अपरिबद्ध है तो उसकी गति समस्या का हल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, उसका हल नहीं मिलेगा, तो कोई हल नहीं होगा वहां पर, कोई हल नहीं होगा। अच्छा,
देखो ये क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन अगर करोगे तो करने में आसान रहते हैं ये क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले कह रहे एक कंपनी है, 3 तरह के प्रोडक्ट एबीसी है वो बनाती है, इन पर प्रॉफिट है 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए है, ठीक है ना। प्रॉफिट है 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए। कंपनी के पास 2 मशीन है, M1 और M2, और प्रत्येक मशीन पर प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए निर्माण की प्रक्रिया का समय ये टाइम दे रखा है मिनट में। और मशीन M1 के पास में है 2000 मिनट, और M2 के पास में है 2500 मिनट। लेकिन तो आपको इसको सेट करना है, इस समस्या का स्वरूपण आपको बनाना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो प्रॉफिट है ना, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हर जगह XYZ यूज हो रहा है। इसका मतलब एक कंपनी में 3 तरह के उत्पाद है, ए है, बी है और सी है, ठीक है ना। 3 तरह का प्रोडक्शन हो रहा है। हम मान लेते हैं ये X यूनिट में हो रहा है, ये Y यूनिट में हो रहा है और ये Z यूनिट में हो रहा है, ठीक है ना। ये हमने संख्या मान ली कि इतनी संख्या में प्रोडक्शन हो रहा है। एक पे 3 का लाभ है, एक पे 2 का, एक पे 4 का। तो इस पे 3 का लाभ है, एक पे, तो X पे कितना लाभ हो जाएगा? 3X। Y पे 2 का लाभ है, एक पे, तो Y पे कितना हो जाएगा? 2Y। और 4 का लाभ है सी वाली पे, तो कुल लाभ हो जाएगा ये, कुल लाभ हो जाएगा ये। तो ये आपका Z हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? Z, ठीक है ना। इसके बाद कंपनी के पास मशीन है, तो समय के प्रतिबंध यहाँ पे बनाने हैं आपको। हाँ जी, समय के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन ए है उसकी जो मात्रा है हमने मान रखी है वो X मान रखी है, X इकाई है, वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है इसका ए का। तो 4 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट के हिसाब से हम देखें तो 4 मिनट में कितना होगा? 4X। और बी का 3 मिनट में कितना होगा? 3Y और 5Z, ठीक है ना। और M1 के लिए टोटल टाइम कितना है? 2000, यानी कि 2000 से ज्यादा समय, हम 2000 मिनट से ज्यादा समय नहीं ले सकते, इससे कम ही लेना है, इसके बराबर लेना है। तो ये बात हो रही है M1 मशीन की, ये बात किसकी हो रही है? M1 मशीन की। अब दूसरी मशीन है M2, उसके लिए टाइम देखें तो 2 2 4 है, तो 2X, 2Y, 4Z। इसके लिए टाइम कितना है? लेस देन या इक्वल टू 2500। तो 2500 मिनट के बराबर समय ले सकती है, उससे कम ज्यादा तो नहीं ले सकते। तो ये M2 के लिए प्रतिबंध हो गया। फिर कह रहा है कंपनी को 100A, 200B तथा 50C उत्पादन करना है, लेकिन ए को 150 से ज्यादा नहीं करना। तो ए के द्वारा हम जो उत्पादन कर रहे हैं वो मात्रा में X है, इसका मतलब X का मान है ए कंपनी के लिए 100, और लेकिन 150 से ज्यादा नहीं। 100 हो सकता है लेकिन 150 से ज्यादा नहीं। फिर बी कंपनी के लिए 200 है, यानी कि उत्पादन ना भी करें तो 0 हो जाएगा। और संख्या Y है तो Y का मान है वो 0 से लेके 200 तक हो सकता है। और सी के लिए 50 है, तो 0 से लेके सी में मात्रा कितनी मान रखी? Z, 50। तो ये आपका बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब ऑप्शन पे आ जाओ, आपका आंसर सबसे पहले तो ये मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो 4 3 5 है, सही है। ये भी 2 2 4 है, ये भी सही है। ये 0 गलत ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे इसको 100 लेना था, और Y और Z के लिए तो बिल्कुल ही गलत दे लिया, ये गलत है यहाँ पर। इन्हीं को चेक कर लो, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये गड़बड़ कर दी, ये गड़बड़ कर दी। तो ऑप्शन 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। वापस इसमें देखें, ये ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसको कैंसिल कर लो, चेक कर लो इसको। हाँ जी, इसमें ये वाई वाला 3 गड़बड़ कर दिया उल्टा रेट का, ठीक है ना। ऑप्शन 4 भी सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 ही है जो हमारा द्वारा बनाया गया मैक्सिमम जेड है, प्रतिबंध है, जितने भी है वो सारे हमने बनाए वो सेम ऑप्शन 3 में है, ठीक है ना।
तो ये आसान रहता है क्वेश्चन, एक बार करने की आवश्यकता है। एक एलपीबी का आधारी सुसंगत हल अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल कब कहलाता है? देखो यहाँ पर दो नाम, एक तो आधारी सुसंगत हल, कब अपभ्रष्ट कब अपभ्रष्ट अप, और इसका उल्टा होता है अन, ठीक है ना, इसका विलोम बनाते हैं तो अन यहाँ पे लगा देते हैं, अन अपभ्रष्ट अपभ्रष्ट। तो अपभ्रष्ट का मतलब रुकावट होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आपको अपभ्रष्ट के लिए पूछा गया है, ठीक है ना, अपभ्रष्ट के लिए पूछा गया है। अपभ्रष्ट में होता क्या है? अपभ्रष्ट में कम से कम एक आधारित चर, अपभ्रष्ट में कम से कम एक आधारित चर, एक आधारित चर शून्य, एक आधारित चर क्या होता है? शून्य होता है, शून्य हो, उसे हम कहते हैं अपभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल। और अन अपभ्रष्ट में क्या होता है? कोई भी आधारित चर शून्य न हो या फिर धनात्मक हो, ऐसे ही कोई भी आधारित चर शून्य नहीं, ठीक है ना, शून्य नहीं। तो यहां बात कर रहा है अपभ्रष्ट की। अपभ्रष्ट के लिए क्या होता है? अपभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल के लिए कम से कम एक आधारित चर का जीरो होना जरूरी, कम से कम एक। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है, ठीक है ना। जबकि अन अपभ्रष्ट के लिए पूछ लेता तो कोई भी आधारित चर शून्य नहीं होता, वहां पे सभी आधारित चर है वो धनात्मक होते हैं। अच्छा, अभी अभी मैंने आपको बताया था, अच्छा ये वाला, और ये कह रहा है अवमुख, ठीक है ना, अवमुख समुच्चय। तो अब वापस आपको उस क्वेश्चन में ले जाता है, और का प्रत्येक चरम बिंदु क्या होता है, वापस एक क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ, और वहां मैंने जो समझाया था वो यहाँ आपके काम आ जाएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर समझना इसमें, यहाँ मैंने जो बातें आपको बताई थी, सबसे पहले तो अवमुख समुच्चय, ठीक है ना, अवमुख समुच्चय। सबसे पहले ये वाला जो रीजन है ना, इस रीजन में कहीं पर भी दो पॉइंट ले लो और उन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन बनाएंगे, तो उस लाइन का प्रत्येक पॉइंट भी इस रीजन में ही होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ये क्या हो जाता है? अवमुख समुच्चय हो जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाते हैं? अवमुख हो जाते हैं। फिर कह रहा है वहां पे कि प्रत्येक चरम बिंदु क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ इस एरिया में जितने भी पॉइंट है, जितने भी बिंदु है, वो सब सुसंगत हल देते हैं, सुसंगत हल देते हैं। और फिर मैंने कहा था ये जो कॉर्नर होते हैं जिसको हम कहते हैं चरम बिंदु, तो चरम बिंदु हमेशा जो आंसर देते हैं वो आधारित सुसंगत देते हैं। कैसे देते हैं? आधारित सुसंगत देते हैं। और उन आधारित सुसंगत में ही स्तंभ भी होते हैं, लेकिन आपको प्रत्येक का पूछा है और मैंने यहाँ लिखा भी था, देखो ये देखो यहाँ पे, ठीक है ना, आधारित सुसंगत हल है, ठीक है ना। आधारित सुसंगत हल हमेशा कहाँ मिलते हैं आपको? चरम बिंदु पे। तो प्रत्येक चरम बिंदु पे आधारित सुसंगत हल होता है, लेकिन प्रत्येक चरम बिंदु पे स्तंभ नहीं होता, स्तंभ किसी खास बिंदु पे ही होता है, होता वो चरम ही है लेकिन प्रत्येक नहीं होता। तो प्रत्येक चरम बिंदु पे हमेशा आधारित प्रत्येक चरम बिंदु पे हमेशा आधारित सुसंगत हल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आधारित सुसंगत हल। देखो इन तीनों की डेफिनेशन मैंने बताई थी, सुसंगत की बताई थी। सुसंगत हल तो हमेशा हर पॉइंट पे मिलेंगे पूरी रीजन में, और आधारित सुसंगत हल कहाँ मिलेंगे? चरम बिंदुओं पे। चरम बिंदु कौन से? वो कॉर्नर, कॉर्नर, ठीक है ना। और स्तंभ हल कहाँ मिलेंगे? उन कॉर्नर में मिलेंगे जहां आप उसका अधिकतम या न्यूनतम मान देखते हो। तो वो सभी पॉइंट नहीं होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे वहां 15-30 आया था। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, और सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू है, आपको पहले बता दिया था मैंने। एक एम, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको दो बातें बताई थी, अपभ्रष्ट, अपभ्रष्ट
और अनअपभ्रष्ट, अनअपभ्रष्ट, ठीक है। यहाँ इसको मैं लैंग्वेज के रूप में जैसे रुकावट, ठीक है, रुकावट का मतलब समस्या है, और यहाँ पे रुकावट नहीं है, आगे टेस्ट है वो कंटिन्यू हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, स्तंभ और पंक्ति की संख्या के योग से एक कम करते हैं, स्तंभ और पंक्ति के योग में से एक कम करते हैं, तो ये आपकी संख्या बनती है किसकी, अरिक्त कोशिकाओं की, ठीक है ना, अरिक्त है, अरिक्त कोशिकाओं की संख्या, ठीक है, अरिक्त कोशिकाओं की संख्या। और यहाँ अरिक्त का मतलब वही है आवंटन, जहां होगा आवंटित, आवंटित, आवंटित सेल, है ना, आवंटित सेल, कोशिका, आवंटित सेल, ठीक है। और अपभ्रंश का मतलब रुकावट है, और ये रुकावट कब आती है, जब m+n-1 की वैल्यू है वो इससे कम रह जाए, ठीक है ना, इससे कम, से कम और के बराबर, ठीक है ना। तो m+n-1 के अगर बराबर है क्या, डायरेक्ट कोशिकाओं की संख्या, जहां आवंटन हमने किया वो आवंटन अगर m+n-1 की संख्या जो आती है उसके बराबर है, तो वहां वो अनअपभ्रष्ट सॉल्यूशन देता है, ठीक है ना। और अपभ्रष्ट सॉल्यूशन है वो रुकावट कब आती है, जब m+n-1 से संख्या है, किसकी संख्या, वही आवंटन की संख्या है, से कम रह जाती है, से कम रह जाती है, क्या, आवंटन की संख्या है, आवंटन की संख्या दोनों जगह है, लेकिन यहाँ इसके बराबर की बात हो रही है, अगर आवंटन इसके बराबर हो जाता है तो अनअपभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल प्राप्त होता है, अगर आवंटन इससे कम होता है यानी कि m+n-1 से कम होता है, तो वहां पर सॉल्यूशन है वो अपभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्यूशन में आगे और समस्याएं पैदा होती है, लेकिन उसको हल करने के लिए वहां पर कुछ और मेथड लगाए जाते हैं, लेकिन वहां समय ज्यादा लगता है, लेकिन हमें तो केवल इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर दो बातें हैं जो यहाँ पे नोट कर लेना। यहाँ अनअपभ्रष्ट के लिए पूछा है, अनअपभ्रष्ट का मतलब तो सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, अनअपभ्रष्ट सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये कम वाला है, तो कम वाले के लिए क्या हो जाएगा, अपभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल प्राप्त होगा इसके, तो ये दोनों याद रखें, ठीक है ना। होता है यहाँ माइनस का ही वन है, ठीक है ना, यहाँ प्लस है, इसकी वजह से ये प्लस है, तो ये तो दोनों ही गलत है, ठीक है। और मैंने पीछे वाली क्लास में भी आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे कि वहां पे कुल, जैसे मैट्रिक्स में कुल जो कोशिकाएं होते हैं, सेल होते हैं, वो कितने होते हैं, तो मैंने बताया था m×n, m×n, और आवंटन कितने पे होता है, m+n-1 पे होता है, और जो खाली रह जाती है रिक्त, ये तो अरिक्त है, जो रिक्त रह जाती है वो होती है m-1 इंटू में n-1, यानी कि इसमें से ये घटाने पर ये वाला रिजल्ट था, वो कब आया था, जब इसमें से इसको घटाया था मैंने, तो ये पीछे वाली क्लास में मैंने समझाया था वहां पे। और ये है आवंटन, ठीक है ना, ये आवंटन है, यदि आवंटन इसके बराबर होता है, आवंटन इसके बराबर होता है तो आधारित सुसंगत हल है वो अनअपभ्रष्ट होता है, अगर इससे कम हो जाता है तो वो सुसंगत हल है आधारित, वो अपभ्रष्ट हो जाता है। वापस इसको ग्राफ बना के हम कर सकते हैं, इसको ग्राफ बना के हम कर सकते हैं, क्योंकि स्तंभ है वो चरम बिंदु से मिलेगा, स्तंभ है वो चरम बिंदु से मिलेगा, चरम बिंदु है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो इनमें ये तीनों ऑप्शन में चरम बिंदु हो सकते हैं, लेकिन किस पे हमें अधिकतम मान मिलेगा, वही स्तंभ है, जिसपे हमें अधिकतम मान मिलेगा वही स्तंभ है, क्योंकि यहाँ इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ समस्या पैदा हो जाती है, अगर यहाँ पर भी कोई नंबर दिया होता तो ऑप्शन से जल्दी कर लेते, ऑप्शन से जल्दी कर लेते, ग्राफ बना के इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, यहाँ मैं आपको ऑप्शन से बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऑप्शन से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ कंफर्म कोई संख्या होती तो ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाता, जैसे पहले ऑप्शन को हम चेक करें 20 और 0, इसके लिए अधिकतम मान देखें तो माइनस, जेड की वैल्यू देखें -0.1,
इंटू में 20 तो सीधा करना। अच्छा 20 को अगर -0.1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 बनेगा और x तो 0 है तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 से तो यही आएगा। ऑप्शन 2 30/3 40/3 से z का मान निकाले तो कितना आएगा। 20 से गुणा करेंगे तो -2/3 प्लस इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 बटा में 3 ये आ जाएगा माइनस, तो माइनस है प्लस में 18/3 यानी कि 6 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। और तीसरा ऑप्शन है 0 16, ये हो जाएगा 0 x1 और 16 जो 80 प्लस 8 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 8। तो मैक्सिमम 8 आ रहा है। मैक्सिमम क्या है माइनस, तो 6 और 8 में मैक्सिमम 8 है तो मैक्सिमम वैल्यू वो इस पे आ रही है। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू वो इस पे आ रही है। और ध्यान समझना यहाँ पे ये वाला पॉइंट है इन सभी प्रतिबंध को भी संतुष्ट करेगा, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है ना, इन सभी प्रतिबंध को भी संतुष्ट करेगा। देखो यहाँ पे चेक कर लो। अच्छा अगर इसको 0 लेंगे ये 80 हो जाएगा तो 80 बराबर 80 हो जाएगा। इसको 0 लेंगे तो ये 16 बनेगा। 16 है वो लेस देन हो जाएगा 20 से, ये भी सही है। और 16 है तो ये 0 है वो 0 के बराबर है और 16 है वो 0 से बड़ा है। तो ये पॉइंट है इन तीनों प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है और इस पे इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू 8 भी दे रहे हैं। तो आंसर यही है इसका। ठीक है ना,